नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता। पिछली बार हमने करियर कैसे चुने उस पर चर्चा की थी। आज एक बार फिर हम छात्रों विद्यार्थियों के लिए ये खास कार्यक्रम लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव परीक्षा यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में। आज के समय में प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल करना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। सफलता प्राप्ति के लिए छात्र कई सालों से कड़ी मेहनत करते हैं, जिसमें किसी को सफलता हाथ लगती है तो किसी को निराशा। आपने देखा होगा कई बार सालों से मेहनत करता आ रहा छात्र सरकारी सेवा के लिए चयनित नहीं हो पाता, लेकिन कोई छात्र अपने पहले प्रयास में ही सफल हो जाता है। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि आखिर किस तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रणनीति बनाई जाए। इसके साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है करियर कोच दिनेश लाहौती। दिनेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। दिनेश जी, कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई पहले ही प्रयास में क्रैक कर लेता है तो कोई कई बार प्रयास करने के बावजूद इस परीक्षाओं को क्रैक नहीं कर पाता। कितने घंटों की स्टडी ज़रूरी होती है और कैसे बच्चे खुद को तैयार कर सकते हैं? ओके, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काफ़ी बार बच्चे बहुत निराश हो जाते हैं, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं हम उन बच्चों को सेलिब्रेट करते हैं जिनका एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है, पर काफ़ी केसेस में ये एग्ज़ाम बच्चों से क्रैक नहीं हो पाता है। अब देखिए कविता जी, एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारे देश में बहुत अच्छे कॉलेजेस की सीट्स बहुत लिमिटेड है, और हमारे जो एस्पिरेंट्स का जो नंबर है, बिकॉज हमारी देश की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो अप्लाई करते हैं उस एग्ज़ाम में, उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो कई बार वो एग्ज़ाम जब बच्चों का क्रैक होता है और जिनका नहीं भी होता है, उसमें काफ़ी एक बड़ा चंक वो भी होता है जो एक्चुअली काबिल होता है, बट सीट कम होने के वजह से उनको वो कॉलेज में दाखिला नहीं मिलता है, या उस पर्टिकुलर जॉब में उनको जॉब नहीं मिलता अगर वो कोई गवर्नमेंट जॉब है तो। बट मैंने एक चीज़ देखा है कि काफ़ी बच्चे जिनका पहली बार अटेम्प्ट हो जाता है क्रैक, वो एक्चुअली वो एक साल की प्रिपरेशन नहीं होती है, वो बहुत बचपन से ही उन्होंने बहुत सही लेवल पे अपना फाउंडेशन बिल्ड किया रहता है, इसलिए उन बच्चों के लिए एक साल में ही वो एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है। काफ़ी बच्चों का वो फाउंडेशन बहुत जल्दी बिल्ड नहीं होता है, इसलिए उनको थोड़ा टाइम भी लग जाता है, इसलिए एक अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट, कुछ लोगों को 3-4 अटेम्प्ट भी लग जाते हैं डिफरेंट एग्जाम्स को क्रैक करने में। रहा बात टाइम मैनेजमेंट का, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई स्पेसिफिक आंसर देना उचित नहीं रहेगा, वो बच्चे टू बच्चे वेरी करेंगे। काफ़ी बच्चों को लगता है कि काफ़ी बच्चों के लिए ये होता है कि उनको बहुत जल्दी कोई कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं वो, तो हो सकता है कि उनको वो कॉन्सेप्ट समझने में टाइम कम लगे, तो वो शायद कम टाइम देंगे तो भी उनका वो एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। बट कुछ बच्चे को थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है समझने में, तो आई थिंक ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ आवर्स की ज़रूरत है, बट एक चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि आप तब तक पढ़ते रहिए उस कॉन्सेप्ट को जब तक उस एग्ज़ाम में जो जितना स्किल उस एग्ज़ाम में उस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस को पूछा जाता है, जब तक आप वो डेवलप नहीं कर लेते हैं, मैं समझता हूँ वो बच्चे को पढ़ना चाहिए। तो टाइम टेबल से ज़्यादा उनको ये होना चाहिए कि सारे टॉपिक कवर होने चाहिए। शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है कुछ बच्चों को, एंड मैं समझता हूँ वो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, उनको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। जी दिनेश जी, पूर्वोत्तर की अगर हम बात करें तो देश के दूसरे राज्यों की तुलना में पूर्वोत्तर के बच्चे बहुत कम क्रैक करते हैं इस तरह की परीक्षा जो राष्ट्रीय स्तर पर होती है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, जो अगर हम एग्जाम्पल ले आईआईटी का या जेईई का, या अभी जो एक नया एंट्रेंस एग्ज़ाम जो स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूईटी, जो कि अब ज़रूरी हो गया है बच्चों को 10-12वीं के बाद अगर कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर वो अपना नाम अर्जन करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ वो साइंस स्ट्रीम के हो या कॉमर्स स्ट्रीम के हो या ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के हो। तो ये आपने बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछा है कि ऐसा क्यों होता है कि बहुत कम बच्चे नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारे राज्य से क्रैक करते हैं। तो मैंने ये देखा है कि इसका एक फंडामेंटल रीज़न ये होता है कि हमारे बच्चों के अंदर हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड नहीं कर पाते हैं, जो फाउंडेशन यूजुअली एक अर्ली एज से बिल्ड करना चाहिए। अब काफ़ी एग्ज़ाम्स की जो आप रिक्वायरमेंट देखेंगे, वो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट ये है कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बच्चों के अंदर टेस्ट करते हैं, कि बच्चे उस प्रॉब्लम सॉल्विंग उनकी एबिलिटी कैसे उसको टेस्ट किया जाता है, और वो काफ़ी सारे स्किल्स डेवलप आप बहुत अर्ली स्टेज से डेवलप कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं समझता हूँ कि जितने जल्दी से आइडियली अगर क्लास 6 ऑनवर्ड्स बच्चों को अगर स्ट्रैटेजिकली अगर हम उनको ओलंपियाड्स एग्ज़ाम या एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है जिसका नाम है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जो क्लास 10 के बच्चे दे सकते हैं, तो अगर ये एग्ज़ाम्स बच्चे देते हैं तो बच्चों को एक्सपोजर मिलता है, अपने स्कूल लेवल की जो पढ़ाई होती है, स्कूल का जो करिकुलम होता है, उसके अलावा वो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का जो एक एनवायरनमेंट है, जो माइंडसेट है, जो एक एप्टीट्यूड है, वो डेवलप कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर बच्चे क्लास 6 से ही
उस एग्ज़ाम्स को अगर उनको हम एक्सपोजर देते हैं तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे लोगों को आगे एग्ज़ाम्स में सफलता मिलेगी। जो मेरी संस्था है एडुजीनी, उसके थ्रू भी हमने ये प्रोग्राम प्रयास हमने ये ट्राई किया है। पिछले 5-6 सालों से हमने ये देखा भी है कि अगर हम बच्चों को 8, 9, 10 या 6, 7, 8 जितना अर्ली से हम उनको फाउंडेशन बिल्ड करने का कोशिश करें, हमने देखा है कि ये बच्चे जब आगे जाके नीट एग्ज़ाम, JEE एग्ज़ाम या अब्रॉड जाने के लिए SAT ऐसे एग्ज़ाम्स को जब वो अप्लाई करते हैं, हमने देखा है कि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर जितना जल्दी हम उनको फाउंडेशन हम बिल्ड करने में मदद करें, उतना ज़्यादा ज़रूरी है। अब फाउंडेशन में पेरेंट्स का एक ये भी कंसर्न रहता है कि क्या हम बच्चों को एक स्ट्रेस दे रहे हैं, कि एक्स्ट्रा लोड दे रहे हैं। मैं समझता हूँ ये स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि एनीवेज आगे जाके उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का स्ट्रेस मिलना ही है। तो अगर हम बहुत अर्ली एज से उनको इस चीज़ में अगर कंफर्टेबल बना दें कि एग्ज़ाम्स देना कोई टफ नहीं है, एग्जाम में जो ये सिंपल चीज़ें, जो OMR भरना, ऑनलाइन एग्जाम देना, अगर हम उन छोटी छोटी चीज़ों में बच्चों को एक अर्ली एज से हम ट्रेन करते हैं, तो बच्चे क्या होते हैं, उसको बहुत कंफर्टेबली उस एग्जाम्स को वो अटेम्प्ट कर पाते हैं। हमारे देश में जो बाकी राज्य को आप देखेंगे, कंट्री के स्पेशली साउथ में कुछ स्टेट्स में बहुत ज़्यादा सिलेक्शंस पाया जाता है, और उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है कि उनको अर्ली स्टेज से उनको फाउंडेशन प्रोग्राम मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि बच्चों के अंदर ये नींव डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम क्लास 6 से बच्चों को सोचना सिखाएं, उनको हम ऐसे प्रश्न पूछे जिसको आपको फास्ट सॉल्व नहीं करना है, बट एट द सेम टाइम आपको सोचना है। और मैं समझता हूँ कि अगर हम सोचना सिखा सकते हैं बच्चों को, तो ये हम बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देंगे बच्चों को, सिर्फ ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं, आगे जाके जो उनकी लाइफ है उसमें भी उनको वो हेल्प मिलेगा आगे बढ़ने में अपने करियर में। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं स्कूल डेज से ही इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अगर आगे बढ़ना है तो। दिनेश जी, क्या इन परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए कोचिंग करना ज़रूरी है, या फिर बच्चे घर में भी इसकी तैयारी कर सकते हैं? एक्चुअली कोचिंग करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है कोचिंग करना, बट कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो यूजुअली अभी आज के डेट में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वो प्रोवाइड करती हैं। बट मैं समझता हूँ कि उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग करें। वो क्या चीज़ें, मैं ज़रा वो एक एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो मेरे खुद का पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है, काफ़ी बच्चों को ट्रेन किया है मैंने, हज़ारों बच्चों को मैंने ट्रेन किया है फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो मैंने एक इक्वेशन बनाया है, मैंने एक फॉर्मूला बनाया है जो मैं शेयर करना चाहूँगा आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्रैक करने के लिए मैं समझता हूँ कि 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। पहला, बच्चों को एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है, क्योंकि अगर बच्चे को ये पता रहता है कि वो स्टडी मटेरियल, बच्चों को ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक प्रॉब्लम क्या होता है, सिलेबस बहुत वास्ट होता है, तो बच्चों काफ़ी अक्सर बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अपना एनर्जी वहाँ देते हैं जो ये एग्जाम्स में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में देते हैं जो कभी वो एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता। तो एक अच्छा स्टडी मटेरियल जिसमें ये बच्चों को पता हो कि मुझे क्या पढ़ना है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो मैं समझता हूँ पहला बात कि एक बहुत क्यूरेटेड, एक स्टडी मटेरियल, एक अच्छी सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस वो बच्चों को बहुत हेल्प करता है। दूसरा, मेरे को लगता है कि कोई भी आप एग्जाम दो, बच्चों को मॉक टेस्ट देना, उस एग्जाम के रिलेटेड जो एग्जाम पैटर्न है उसकी तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर हमें स्विमिंग कॉम्पिटिशन में जाना है तो बहुत ज़रूरी होगा हमारे लिए कि हम जाके तैरें, हम स्विमिंग करें। हम जिम जाएंगे तो एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा स्टेमिना बढ़ेगा, बट ये बहुत ज़रूरी है कि हम स्विमिंग करें और स्विमिंग के एनवायरनमेंट में हम अपने आप को ट्रेन करें, मतलब पानी के एनवायरनमेंट में हम खुद को ट्रेन करें। ये वैसा ही है, अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, मान लीजिए नीट, CET, डिज़ाइन का कोई एग्जाम है, आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं आप उसका मॉक टेस्ट ज़रूर करिए और पास ईयर के पेपर ज़रूर करिए। वो आपको बताएगा कि ये एग्जाम में क्या स्किल्स बच्चों के अंदर टेस्ट कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूट, ताकि वो उनको उसमें एडमिशन मिले। एंड तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कोचिंग ज़रूरी नहीं है, बट एक मेंटर, एक कोच बहुत ज़रूरी है। और ये कोच आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ये कोच कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स हो सकते हैं, ये कोच आपके स्कूल के टीचर हो सकते हैं, या ये कोच वो हो सकते हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम को क्रैक किया है। ये जो 3 कॉम्बिनेशन है कि स्टडी मटेरियल यानी कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, प्लस एक एंट्रेंस एग्जाम मॉक टेस्ट का एनवायरनमेंट, एंड तीसरा एक कोच, एक मेंटर जो आपको ये गाइड करे कंटिन्यूअसली कि आपको ये करना है और आपको ये नहीं करना है, आपको ऐसे पढ़ना है, आपको ऐसे रिवाइज करना है। वो आपको कंस्टेंटली गाइड करेगा ताकि आपके बहुत ज़्यादा टाइम भी बचेगा। एक एग्जाम में एंग्जाइटी होता है, एग्जाम में स्ट्रेस होता है, एग्जाम में एक प्रेशर रहता है, तो ये कोच और गाइड आपको वो हेल्प करेगा। अब काफ़ी हद तक एक इंस्टीट्यूट अगर आपको ये प्रोग्राम ऑफर करता है तो बहुत बढ़िया, अगर कोई स्कूल ये ऑफर करता है तो बहुत बढ़िया, बट अगर ये नहीं भी करता है, बच्चे अगर मटेरियल आज के इंटरनेट के डेट में बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं,
और मॉक टेस्ट की तो कमी नहीं है। इनफैक्ट गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल कराता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वेबसाइट है, वहाँ पे आपको बहुत फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आप जो भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड कोच आपको खोजना है। आप अपने अगर एरिया में आप देखेंगे कोई एक स्टूडेंट है जिन्होंने एग्ज़ाम क्रैक भी किया, आप उनसे राय लीजिए। वो राय आपको बहुत हेल्प करेगी टू प्रिपेयर योर प्लान इफेक्टिवली। तो कुल मिलाकर कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेंटर की ज़रूरत है जो आपको गाइड कर सके और ये बता सके कि आगे क्या करना है क्या नहीं। हम बातचीत को आगे भी जारी रखेंगे दिनेश जी, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी को लेकर और हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद है कोच, करियर कोच दिनेश लाहौटी। दिनेश जी, नीट की परीक्षा को अब महज कुछ दिन रह गए हैं, 7 मई को परीक्षा होनी है। आखिरी चरण की तैयारियों को लेकर परीक्षार्थियों को आपकी क्या सलाह होगी? क्या रिविजन करना सही रहेगा या फिर एक नया टॉपिक पकड़ना? अभी तो बहुत काफ़ी कम दिन बचे हैं। इन दिनों में मैं समझता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस से अभी आप अगर बहुत नया टॉपिक लेंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे आप एज ए स्टूडेंट। तो मुझे लगता है कि आप नए टॉपिक से ज़्यादा बेटर है कि आपने जो ऑलरेडी टॉपिक पढ़ा है उसका आप रिवीजन करिए। बट रिवीजन भी कैसे करना है मैं ज़रा वो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। काफ़ी बच्चे बुक्स को खोल के बार बार उसको रिवाइज करते हैं, उसको देखते रहते हैं। एक्चुअली वो सही तरीका नहीं है रिवीजन करने का, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देते हैं तो आपको जब भी कोई प्रश्न आता है तो आप रिकॉल करते हैं, आप याद करते हैं अपने मेमोरी में जाके कि वो उसका उत्तर क्या था। बट जब हम रिवाइज करते हैं तो वो काफ़ी पैसिव तरीका है उसको पढ़ने का। तो आप जब भी कोई टॉपिक को रिवाइज करेंगे, मान लीजिए आपको फिजिक्स का कोई टॉपिक को रिवाइज करना चाहते हैं, आप अपने एक सिंपल एक पेपर लीजिए और एक पेपर में आप ब्लैंक पेपर लीजिए और आपको जो जो याद आ रहा है उस टॉपिक के, जो भी फॉर्मूलेज थे, जो भी आपने चीज़ें पढ़ी थी, आप उनको सिर्फ बुलेट पॉइंट में रैंडमली आप उसको अपना लिख लीजिए पेपर में। बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप खुद को ट्रेन कर रहे हैं उन चीज़ों को रिकॉल करने के लिए। एक बार जब आप रिकॉल कर लेंगे और आप फिर उसके बाद 2-3 मिनट का ब्रेक लेके आप फिर से 5 मिनट और ट्राई करिए रिकॉल करने का, आप देखेंगे कि आप और चीज़ों को याद कर पा रहे हैं एक्स्ट्रा 5 मिनट की वजह से। उसके बाद आप अपना जो भी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन या फ्रिक्शन जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे थे जिसका आपने रिकॉलिंग किया, आप काइंडली उसके बुक को देखिए और आप उससे फिर आप देखिए कि आपने कौन से पार्ट मिस कर रहे हैं। आप यूजुअली क्या होता है कविता जी, जो हमको आता है हम उसी को बार बार पढ़ते रहते हैं एज ए स्टूडेंट। बट ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्पेशली 8-10 दिन का जो टाइम है आपके पास, यहाँ आपको गैप को आपके फिल करने हैं। एंड आपको जो ऑलरेडी आता है उसमें भी आपके गैप्स होंगे और उस गैप्स को आप इस सिंपल रिकॉलिंग एक्सरसाइज से आप फिल कर सकते हैं। ये मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, मैं भी स्टूडेंट था तब यूज़ करता था। बहुत इफेक्टिव तरीका है, बहुत कम टाइम में आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप एवरी डे आप कम से कम एक पेपर को, हो सके जो नीट का एग्जाम टाइम है आप उसी समय में, क्योंकि आपकी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को भी आप रेडी कर ले। आपका मोस्ट एक्टिव आवर वो होना चाहिए जब वो एग्ज़ाम का टाइम है। तो आप उस एग्ज़ाम के टाइम में जो भी आपका एग्ज़ाम का स्लॉट है, उस एग्ज़ाम के स्लॉट में आप उस समय आप वो 3 घंटे का बैठने का हैबिट डालिए। अभी पैंडेमिक की वजह से या इन जनरल हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी हमें हैबिट नहीं है 3 घंटा बैठ के लिखने की स्पीड कहीं ना कहीं 3 घंटे हमें बैठने की हैबिट नहीं है। 3 घंटा बच्चा बैठे और वो 3 घंटे में उसको एक्टिवली बैठना है और एक साथ OMR भी भरना है, बिकॉज आपका ये एग्जाम में सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव है और आपको वो OMRs भी भरने हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप ये बचे हुए दिन में आप मॉक टेस्ट दीजिए। अब ये मत सोचिए कि आपकी प्रिपरेशन हुई है कि नहीं हुई है, आप फिर भी मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट से खुद में बहुत अच्छा तरीका भी है रिवीजन का। आपको एक साथ सारे के सारे पेपर, आप जब एक बार मॉक टेस्ट दे देते हैं 3 घंटे के बाद ब्रेक लेके आप उन्हीं पेपर को वापस से एग्जामिन करेंगे तो आपको बहुत सारी अपने अंदर गैप्स मिलेंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज हो जाएंगे जो अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो ये 2 ही सुझाव मैं देना चाहूँगा कविता जी। एक, रिकॉलिंग करें, जो आपको चैप्टर्स आता है आप उसको रिकॉल करें और अपने जो भी गैप्स है उसको फिल करने का कोशिश करिए। एंड दूसरा, आप मॉक टेस्ट दीजिए और एनालाइज करिए कि आपके क्या गैप्स है, वो आपको ये बताएंगे कि आपको कौन से टॉपिक को रिकॉल करना है। ये एक लूप में करते जाइए। अपने स्ट्रेंथ एरिया पे ध्यान दीजिए, जो आपका स्ट्रेंथ है उसको आप वीक मत करिए। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, जो स्ट्रेंथ है उसको छोड़ते, ये तो मुझे आता ही है, हम कुछ और को देखते हैं। देखिए, नीट के एग्जाम में आपका टोटल मार्क्स देखा जाएगा और आपका टोटल मार्क्स अगर आप कट ऑफ को पार कर रहे हैं तो आपको पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। तो ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करिए और स्ट्रेंथ को और स्ट्रॉन्ग करिए। और जो जो टॉपिक आपको लगता है आपको थोड़ा सा ब्रशअप करके अगर आप उसको अच्छा कर पाते हैं तो आप काइंडली करिए,
तो ये 2 चीज़ें मैं सजेस्ट करूँगा। तो जिस विषय पर आप बेहतर हो आप उसको और बेहतर बनाइए और कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दें ताकि बाद में जाकर आपको दिक्कत ना हो। दिनेश जी, नीट की तैयारी की अगर हम बात करें तो मेडिकल टेस्ट की तैयारी के लिए कौन सी किताबें सबसे बेहतर है और क्या एनसीईआरटी की किताबों के अलावा दूसरे पाठ्यक्रमों पर भी परिचित होना ज़रूरी है? मुझे बहुत अच्छा लगा कविता जी आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि ये सबसे कॉमन सवाल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं सब बच्चों को आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप एनसीईआरटी, अगर आप नीट का पैटर्न देखें पिछले 4-5 साल के, अगर आप पेपर को एनालाइज करें, आप जान के बहुत आश्चर्य, आपको बहुत शॉकिंग भी लगेगा कि 99, मैं अब बस सेफ्टी के लिए 99 बोल रहा हूँ, इट्स लाइक ऑलमोस्ट 100% क्वेश्चंस, बॉटनी जूलॉजी के क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से मिलेंगे। 11वीं और 12वीं की 11वीं और 12वीं के। इसका मतलब अगर कोई बच्चा, आपका जो पहला प्रश्न था कि बच्चा कोचिंग के बिना भी पढ़ सकता है क्या, बिल्कुल हाँ। अगर आपने 11वीं 12वीं के बुक को, उसके कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझा है तो आपको 99 to 100% क्वेश्चंस आपको उसी से मिलना है। केमिस्ट्री में भी आप देखेंगे मोर और लेस मैक्सिमम पार्ट आपको टेक्स्ट बुक से ही मिलता है। फिजिक्स में क्योंकि न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं तो डायरेक्टली एनसीईआरटी से सारे सवाल नहीं आते, इसलिए फिजिक्स में थोड़ा आपको न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करना रहेगा। बट केमिस्ट्री बायोलॉजी तो आपके लिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ग्रंथ है आपके नीट एग्जाम के लिए। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ रहे हैं और आप पेपर्स का, आप अगर अपने आप को टाइम मैनेजमेंट, जैसे आपने कहा, अगर आप अपने आप को टाइम कर रहे हैं, बिकॉज नीट में बहुत कम समय में आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, तो आपका नीट क्रैक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा। काफ़ी बच्चे डेविएट हो जाते हैं, बहुत सारे रेफरेंस बुक्स देखते हैं। रेफरेंस बुक्स देखना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट आप एनसीईआरटी को आप स्टिक करिए। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन आप उसको समझ के अगर आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ रहे हैं और रेफरेंस बुक अपने कॉन्सेप्ट को एनरिच करने के लिए कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ आपके लिए ये काफ़ी अच्छा उपाय रहेगा। तो एनसीईआरटी के 11वीं और 12वीं की किताबों को आप देख सकते हैं जो नीट की तैयारियों के बारे में सोच रहे हैं अगले साल के लिए, क्योंकि इस बार तो 7 मई से शुरू हो रही है परीक्षा। वो एनसीईआरटी की 11वीं और 12वीं की किताबें पर ध्यान दे सकते हैं। दिनेश जी, बहुत सारे बच्चों को हमारे देश के मेजर एग्जाम्स के बारे में पता ही नहीं होता है। आप क्या बताना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे? 12वीं के बाद बच्चों को किन किन मेजर एग्जाम्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए? ओके, आई थिंक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि काफ़ी बच्चों को पता ही नहीं है। तो मैं आपको क्या करता हूँ, मैं आपको अलग अलग फील्ड के अलग अलग एग्जाम्स आपको बताता हूँ। जैसे आप ले लीजिए फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है जिसको डिज़ाइन में इंटरेस्ट है और वो डिज़ाइन में कोई करियर परस्यू करना चाहता है। डिज़ाइन में अगेन बहुत सारे एंट्रेंसेस हैं, बट मैं आपको सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम्स के एंट्रेंसेस ज़्यादा बताना चाहूँगा, क्योंकि आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम जो अच्छे कॉलेजेस है इन एनी फील्ड, वो मैक्सिमम गवर्नमेंट ओन्ड है। तो आप अगर उन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या उन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें, तो बाकी एग्जाम्स के लिए आपका प्रिपेयर बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अगर आप डिज़ाइन में इंटरेस्ट है तो आपको मैं 3 एग्जाम रिकमेंड करूँगा। पहला इज़ UCEED, जो एग्ज़ाम आपके 12th के एग्जाम्स के बोर्ड एग्जाम से पहले होता है, जिसके अंदर आपको IIT बॉम्बे, IIT गुवाहाटी जैसे अलग अलग डिज़ाइन इंस्टीट्यूट्स जिस पर डिज़ाइन प्रोग्राम है उसमें आपको दाखिला मिलता है। दूसरा एग्जाम डिज़ाइन के लिए है NID का एंट्रेंस टेस्ट होता है, NID डिज़ाइन एप्टीट्यूड टेस्ट। NID का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। यहाँ पे भी बैचलर ऑफ डिज़ाइन का प्रोग्राम मिलता है और ये प्रोग्राम भी आपको, ये एग्ज़ाम भी आपका 2 राउंड में होता है। एक एग्ज़ाम होता है बोर्ड एग्जाम्स के पहले और दूसरा राउंड होता है आपके बोर्ड एग्जाम के बाद। तीसरा डिज़ाइन का एग्जाम है वो है NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो ये 3 डिज़ाइन के एग्जाम्स है कविता जी। अगर आप दूसरे सेक्टर में जाएँ, एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम है जिसके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया, वो है CUET, कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इस एग्जाम में आपके 3 अलग अलग टाइप के पेपर होते हैं, 3 अलग अलग टाइप के टाइप्स ऑफ पेपर्स हैं। पहला आपका लैंग्वेज, अब जिस भी लैंग्वेज में आप एग्जाम, लैंग्वेज में इंग्लिश भी होते हैं और आपके काफ़ी रीजनल लैंग्वेज के एग्जाम्स भी होते हैं। बेस्ड ऑन योर कोर्स आपको वो एक सिलेक्ट करना पड़ता है। तीसरा एक और पेपर होता है जिसको जनरल टेस्ट बोलते हैं, जो बेसिक आपका एबिलिटी एप्टीट्यूड टेस्ट करता है। दूसरा है आपका डोमेन टेस्ट, तीसरा है आपका डोमेन टेस्ट। डोमेन टेस्ट में क्या होता है, जैसे अब क्या हो गया है कि अगर मान लीजिए कि एक स्टूडेंट को इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना है कोई कॉलेज में, तो अब क्या कर रहे हैं, अब नया एजुकेशन पॉलिसी के वजह से, जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके वजह से अब क्या हो रहा है कि अगर आपको इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना है तो जो कॉलेज आपको इकोनॉमिक्स में एडमिशन देगा वो क्या कर रहे हैं, वो आपका इकोनॉमिक्स में एक टेस्ट लेंगे और एक मैथ्स में टेस्ट लेंगे, और वो टेस्ट के स्कोर के हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा, ना कि सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स पे। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि 12th तक आपको सिर्फ बोर्ड एग्जाम से फोकस नहीं करना है, बोर्ड एग्जाम्स के साथ आपको ये CUT का एग्जाम देना है, और जो विषय में आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, अगर आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो आपको साइकोलॉजी का भी एक टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है। CUT इसका नाम है एग्जाम का। तो ये मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा हर बच्चों को, अगर कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ना है। इनफैक्ट
आप देखेंगे कविता जी बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड बहुत सारे स्टेट लेवल के भी यूनिवर्सिटीज़ CUT को फॉलो कर रहे हैं एवरी ईयर। तो मैं समझता हूँ ये नीट और JEE से भी बहुत बड़ा एग्जाम होने वाला है एंड स्टूडेंट्स के लिए जिस सब्जेक्ट में रुचि है आप उसको डेफिनेटली वो एग्जाम के लिए आप पढ़िए। तो कहीं ना कहीं पूरा जो प्रोसेस है वो इजी हो गया है, रुचि के अनुसार बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको लॉ में जाना है तो क्लैट करके एग्जाम होता है CLAT, जो जितने भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ है आप उसमें दाखिला ले सकते हैं बाय एन एग्जाम कॉल्ड क्लैट। और भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स है, उसको हम इस पर्टिकुलर टॉक में नहीं डिस्कस करते, बट क्लैट अगर आप लॉ एस्पिरेंट है तो आपको देना ही चाहिए। अभी कविता जी क्या हो गया, 12वीं के बाद अगर आपको IIM में पढ़ना है, IIM इंदौर, IIM रोहतक, IIM में जाने के लिए यूजुअली लोगों को ग्रेजुएशन करने के बाद मौका मिलता है, बट अभी IIMs ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, जो कि 5 साल का प्रोग्राम है जहां आपको बैचलर्स एंड मास्टर्स दोनों साथ में मिलता है इन अ 5 ईयर प्रोग्राम एंड आप 12th के बाद डायरेक्टली आप IIM में दाखिला ले सकते हैं। उस प्रोग्राम एग्जाम का नाम है IPM इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट और उसके एप्टीट्यूड टेस्ट का नाम है IPMAT। तो अगर आप IPM में इंटरेस्टेड है, अगर आप मैनेजमेंट के प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है तो ये मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आपको IPMAT। इसके अलावा अगर आप डिफेंस में रुचि रखते हैं तो NDA अब तो गर्ल्स के लिए भी खुल गई है, तो आप NDA का एग्जाम डेफिनेटली दे सकते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसका भी एग्जाम 12वीं में 2 राउंड में होता है, 2 अलग अलग स्लॉट में ले सकते हैं आप, 2 आपको मौके मिलेंगे, 2 अटेम्प्ट मिलते हैं बेसिकली। तो आपको NDA भी में हम बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं उन बच्चों के लिए जिनको डिफेंस में रुचि है। NDA से अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, 12th के बाद आप डायरेक्टली NDA ऑफिसर की तरह नेशनल डिफेंस एकेडमी में आप ज्वाइन कर सकते हो NDA का एग्जाम क्रैक करके। इसके अलावा मेजर सारे जितने भी एग्जाम्स हैं हमने वो कवर कर ही लिए हैं। इसके अलावा अगर इंजीनियरिंग और नीट का एग्जाम्स तो है ही, जिसको हम IIT JEE एंड नीट बोलते हैं। तो बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जिसके लिए आपको ग्रेजुएट होने की ज़रूरत नहीं है, 12वीं के बाद भी उन परीक्षाओं को दे सकते हैं, एंट्रेंस दे सकते हैं। आखिरी सवाल दिनेश जी, समय की कमी है हमारे पास, कई नौकरी पेशा लोग भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, नौकरी पेशा लोगों के लिए आपकी क्या सलाह होगी? जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो कैसे कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की बैलेंस करें? अब देखेंगे मैक्सिमम एप्टीट्यूड एग्जाम्स में आपको 3 या 4 सेक्शन पूछा जाता है, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट में भी आजकल काफ़ी ज़्यादा ये एप्टीट्यूड टेस्ट का चलन शुरू हो चुका है, ऑलरेडी चल ही रहा है। एप्टीट्यूड टेस्ट में आप देखेंगे एक आता है आपका मैथ्स, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एक होता है लॉजिकल रीजनिंग, तीसरा होता है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड चौथा इंग्लिश, जिसके अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी। ये 4 मेजर सेक्शन आप देखेंगे। एक 5वां सेक्शन भी है जनरल नॉलेज के ऊपर, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स के ऊपर। तो ब्रॉडली कोई भी एग्जाम देखेंगे तो ये 5 घूम फिर के, कुछ एग्जाम में ये 3 होंगे, कुछ एग्जाम में 4 होंगे, इनका आप प्रिपरेशन करना है। तो करना क्या है बच्चों को, आप अगर ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपको अपने आप को एक शेड्यूल में रखना है कि आप ऑन अ डेली बेसिस आप इन जिस एग्जाम्स को आप टारगेट कर रहे हैं उसके रिलेटेड आप एक स्टडी मटेरियल लेके आ जाइए, या कोई भी एक अच्छे चैनल या अच्छे रिसोर्सेज आप इकट्ठा कर लीजिए एंड उसके बाद आप उसको रेगुलर बेसिस पे आप प्रैक्टिस करते जाइए। तो आपका ये एग्जाम क्रैक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। होता क्या है, काफ़ी बच्चों का मैथ्स बहुत डिफिकल्ट होता है, तो हो सकता है कि वहाँ आपको कोई कोच चाहिए या मेंटर चाहिए। काफ़ी बच्चों का लैंग्वेज इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है, तो हो सकता है कि आपको वहाँ कोच चाहिए। आप एक बार, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, सबसे पहले आप उस एग्जाम का एक पास ईयर का पेपर कर लो, आप देख लो आप अगर ये एग्जाम आज देते हो तो आप कहाँ हो, और जो आपके अंदर गैप है उस पर्टिकुलर गैप को फिल करने के लिए आप कोचिंग या मटेरियल या कोच आप देखिए, आपको मिल जाएगा। आज की डेट में कविता जी ऐसे एग्जाम्स के प्रिपेयर करने के लिए ढेरों रिसोर्सेज हैं। अभी वो लैक ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, अभी लैक्स ऑफ रिसोर्सेज हैं, और अब बच्चों के लिए चैलेंज हो गया कि कौन सा रिसोर्स करेक्ट है, कौन सा रिसोर्स रॉन्ग है। अगेन, जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया आप उनसे सलाह लीजिए, वो आपको पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में आपको हेल्प करेंगे। तो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को हल करने में भी मदद मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिनेश जी, हमसे बात करने के लिए और अपना बेशकीमती वक्त हमें देने के लिए। तो आपने सुना हमारे गेस्ट ने क्या कहा, कड़ी मेहनत और स्मार्ट तरीके से रणनीति बनाकर अगर आप तैयारी करेंगे तो सफलता मिलनी तय है। आत्मविश्वास वो मंत्र है जिसकी बदौलत आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि आपके अलावा कोई भी आपकी ताकत और कमजोरियों को नहीं समझ सकता। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम से आपको बहुत सारे टिप्स मिले होंगे, और इसी उम्मीद के साथ आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट लाइव। धन्यवाद।